आज तारीख है 6 फरवरी और दिन है जुमेरात का। दो इम्पोर्टेंट खबरें आज की ब्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स इस किस्म की हो रही हैं जिन डेवलपमेंट्स के बाद मामलात इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ जा रहे हैं और इन डेवलपमेंट्स को, इन इवेंट्स पर हुकूमत जो है उसमें काफ़ी तशवीश और परेशानी है। और ये परेशानी इस हद तक बढ़ चुकी है कि हुकूमती हलकों से बयानात भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। ख़ास तौर पर ये जो अपोजिशन अलायंस बन रहा है, जिसकी इमरान खान साहब भी इस अपोजिशन अलायंस के हक़ में है और उन्होंने ही कहा है कि अपोजिशन अलायंस बनाया जाए, लेकिन अपोजिशन अलायंस में शामिल कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान आप देख लें, उनके हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते जो हैं। और PDM जब बनाई गई थी उसके सरबराह भी मौलाना फजल रहमान थे, उसके बाद ही इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो आई। तो और ये जो अलायंस है, इतने अरसे से 2.5-3 साल से जो कुछ हो रहा है इस पर ये अलायंस नहीं बोला, लेकिन अब जाकर ये अलायंस बनना और इनका एलामिया सामने आना हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, नए इलेक्शंस और ज़ाहिर सी बात है उस दौरान अबूरी सेटअप आए, ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात या कुछ बयानात की शक्ल में चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि जो कुछ इस वक्त नज़र आ रहा है असल में चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही। एक अनयूजुअल सा बिहेवियर इस वक्त नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करनी है। एडिशनल जजेस की तैनाती के हवाले से इजलास होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी भी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आता है और उस बयान में वो ये बात करते हैं कि बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, यानी कि तस्दीक उनकी तरफ से ख़ुद आ जाती है। अच्छा, अब ये जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं और कुछ डेवलपमेंट्स जो हुई हैं इन पर नून लीग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का जो लेटर सामने आता है और इस लेटर में ये जो इमरान खान साहब ने कहा फ़ौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा, खैर ये तो इमरान खान साहब शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज़ के ऊपर इमरान खान साहब कहते हैं कि इसको तब्दील जो है वो किया जाना चाहिए। और फिर ISPR का इस लेटर के बाद एक एलामिया सामने आया और उस एलामिये के अंदर कोई सख्त लैंग्वेज नहीं थी, यानी कि जिस तरह से पहले कुछ हम एलामिये पढ़ते थे तो उनमें जो है वो एक सियासी जमात या सियासी गिरोह इस किस्म के जो अल्फाज थे वो मौजूद हुआ करते थे। और ये जो एलामिया सामने आया इसमें किसी किस्म की कोई जो सियासी किस्म की जो बात है या लफ्ज़ है वो इसमें मौजूद नहीं था। अब हुकूमती हलके क्यों परेशान है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले नंबर पर तो जी जो अली अमीन गंडापुर साहब को इंटरव्यू दिया गया, उस इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है और 99% हमारे मामलात भी तय हो गए। ज़ाहिर सी बात अगर 1% नहीं हुए तो उस वक्त अगर 99% हो गए थे तो 1% को कौन सा मामला होगा, उस पर भी जो चीज़ें नहीं रही होंगी, उसी 1% की चीज़ें जो वो फंसी हुई होंगी। बहरहाल जी अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये जो बयान दिया गया है इसको ऐसे नहीं किया जा सकता। तो सबको मालूम है कि अली अमीन गंडापुर की एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, इमरान खान साहब ने उनको अलाउ किया हुआ था कि ठीक है आप जो राब्ते वगैरह हैं वो करें, और एक सूबे के वज़ीर आला हैं तो उनकी बात को अगर हम डिनाई करते हैं तो किस बुनियाद पर डिनाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी इस वक्त ठोस वजह मौजूद नहीं है तो उनके बयान को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक तो अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं जी कि सारे जो मामलात हैं जी वो ब्लैक एंड वाइट हैं, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, ख़ास तौर पर जुनैद अकबर साहब जो हैं, ठीक है वो एक मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त मुसलसल हाई होता जा रहा है। दूसरे नंबर पर ये, और फिर तीसरे नंबर पर ये कि जो एक अपोजिशन अलायंस इस वक्त बन गया है और उनका जो एक एलामिया सामने आ गया है जिसमें बाकायदा तौर पर इस मुंतखब हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का वो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उससे मुस्ताफ़ी होने का कह रहे हैं सिकंदर सुल्तान खर्जा से, और नए इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं और नए अबूरी सेटअप की जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये अचानक से कैसे जो अपोजिशन अलायंस है वो रातों रात ही इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद एक जो एलामिया है वो भी उनका सामने आ जाता है। इससे पहले भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही थी अपोजिशन को मिलाने की, लेकिन तब तो इस किस्म का कोई भी एलामिया सामने नहीं आया था। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें हुई, लेकिन इस किस्म का जो एलामिया था वो तो कभी सामने नहीं आया था। 2.5-3 साल इस वक्त हो चुके हैं, लेकिन अब ये एलामिया सामने आना, शायद खाकान अब्बासी सबको मालूम है कि वो जो है वो किन के करीब हैं, लीग को उन्होंने जो है वो
छोड़ा, फिर मौलाना फजल रहमान जो हैं बिल्कुल राब्ते में होते हैं इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अचानक से यहाँ पर मुतहरिक होना, ज़ाहिर सी बात है इसमें इस शक की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है कि कहीं ना कहीं पर सपोर्ट या कोई इशारा जो है वो ज़रूर होगा। इवन कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जब अदम एतमाद लाई गई और बाद में जब चीज़ें अनफोल्ड हुई तो मौलाना फजल रहमान के इंटरव्यूज़ हैं ऑन रिकॉर्ड के, कैसे जनरल बाजवा जो थे उनके साथ उनकी मीटिंग्स होती रही और बहुत पहले से ये मीटिंग स्टार्ट हो गई हैं। अदम एतमाद तो काफ़ी बाद में आया, तो जाहिर सी बात है अभी तो ये मीटिंग्स हो रही हैं, एलामिया आ रहे हैं, तब्दीली तो जो है वो बाद में होनी है। अच्छा, एक चीज़ फिर ये हो रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी बिल्कुल, इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि अपोजिशन के साथ जो इत्तेहाद है वो बनाए और जो है वो सारा एक राब्ते जो है वो किए जाने चाहिए, इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये वो कुछ डेवलपमेंट्स हैं या ये वो कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं जिन पर हुकूमत को इस वक्त अच्छी खासी परेशानी है और तशवीश है हुकूमत को, और हुकूमत को इस वक्त ये लग रहा है कि उनकी जो उल्टी गिनती है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। फिर फवाद चौधरी को आप देख लें, फवाद चौधरी भी अब अचानक से सामने आकर ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद है ये बनना चाहिए, और इस इत्तेहाद के ऊपर फवाद चौधरी भी जो है वो ज़ोर देना शुरू हो चुके हैं। क्यों ज़ोर दे रहे हैं वो, और फवाद चौधरी जो है वो किन के करीबी हैं वो भी सबको जो है वो मालूम है। तो ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर इस हुकूमत को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशानी में है। और दूसरी तरफ ये भी हुकूमत को परेशानी कि आखिर ठीक है इमरान खान तो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वो मान कैसे गए, क्योंकि ये कोशिशें तो बड़े अरसे से हो रही हैं और अब जाकर मानना और फिर इस तरह का अचानक से एलामिया सामने आ जाना, तो ये कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो हुई हैं। फिर इसी तरह से जी कुछ जो हल्के हैं वो अपना तजिया भी पेश करते हुए ये जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है इसको बुनियाद बनाते हुए अपना जो तजिया है वो पेश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ा अनयूजुअल सा उसका बिहेवियर है। और इसमें उन्होंने ज़ाहिर सी बात है अपने जो दलाइल हैं वो भी अपने इस तजिए के हक़ में, अपनी ऑब्जर्वेशन के हक़ में उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं। और वो ये हैं जी कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे पहले उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई गई या उन्होंने किया जो कुछ भी किया गया, उस इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक मार्केट जो थी वो अचानक से बूम पकड़ती है, अचानक से ऊपर जाती है, 1,12,000 तक गई। उन दिनों बड़ी ख़बरें भी जो है वो इस हवाले से चलती रहीं। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना जो पैसा है वो निकालना शुरू कर दिया है। अब होता क्या है, ज़ाहिर सी बात है जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बासर लोगों से भी जो ताल्लुकात हैं वो होते हैं, और अगर कोई चीज़ें खुफिया तौर पर या चंद लोगों के दरमियान या बंद दरवाज़ों के पीछे तय हो रही हों तो ख़बर जो है वो उनको लग जाती है। तो जब भी कोई सियासी तब्दीली होती है उस सियासी तब्दीली होने से पहले ही जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो निकाल ली जाती हैं, और सियासी तब्दीली के बाद जब देखा जाता है कि ये चीज़ें स्टेबल हो गई, मामलात स्टेबल हो गए हैं, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो डाली जाती है। तो ये एक और बड़ा इशारा है या आप कहें कि एक और बड़ी वैलिड एक ऑब्ज़र्वेशन है जो कि इस वक्त की गई है कि अगर ये सियासी तब्दीली होती है और उसके हो रही है और उसके नतीजे में ये चीज़ें की जा रही हैं, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि जो चुनतखब हुकूमत है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती और इनकी जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। वैसे भी इस वक्त जो आलमी सतह पर तब्दीलियाँ हो रही हैं, इमरान खान साहब डटे हुए हैं, किसी किस्म की डील इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं दे रहे, और माइशत हो या कोई भी महाज हो इस चुनतखब हुकूमत से जो है वो संभाला नहीं जा रहा। फिर इसकी तरह से अगर आप ये कोर्ट पैकिंग आप देखें, इस पर भी चूँकि कोर्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ, तो ये जो कोर्ट पैकिंग की इस्तिलाह यूज़ की जा रही है, कोर्ट पैकिंग की जा रही है, इसमें क्या होगा अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते भी हैं तो अगर मर्ज़ी के लोग मौजूद होंगे अदलिया के अंदर तो इमरान खान कैसे खुलकर कोई जो काम है वो कर सकेंगे। या अगर इमरान खान साहब कहते हैं जी कि मैं इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, इंसाफ होगा, तो इमरान खान ने ख़ुद तो फांसी का फंदा लेकर उनके पीछे नहीं जाना। ज़ाहिर सी बात अदालतों से ही जो फैसले हैं वो होते हैं, लेकिन अदालतों में अगर आप मामलात आकर रुक जाते हैं तो फिर इस पर इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं। तो ये जो कोर्ट पैकिंग की जा रही है और इस पर शिबली फराज की जानिब से भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पसंद के अफराद को लाने
करवाने की मनसूबाबंदी की जा रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इंसाफ से महरूम रखा जा सके। तो ये अंदाज़ा हो चुका है जी कि इमरान खान ने तो आना ही आना है इक़्तिदार के अंदर, लेकिन अगर इमरान खान आता है तो उसके बाद हमने अपनी बचत किस तरह से करनी है। ज़ाहिर सी बात है सज़ाएँ जो होती हैं ये वो तो अदलिया से ही होनी होती है, तो यहाँ से ही अगर मामलात आगे नहीं जाएंगे तो फिर हमारी भी जो बचत है वो होगी। तो इस एंगल से भी अगर हम सोचें तो सारे जो इशारे हैं वो हमें किसी बड़ी सियासी तब्दीली की तरफ मिल रहे हैं। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी, मैंने कहा आपके साथ ये जो है वो शेयर कर दूँ। दूसरे नंबर पर जो एलामिया जारी हुआ है, ये जो अपोजिशन अलाइंस बना है, इसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि ये हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और इलेक्शन कमीशन से भी कहा गया वो मुस्ताफ़ी हो और नए इलेक्शंस करवाए जाएँ। इसका साफ साफ ये मतलब है जी कि मौजूदा सेटअप के होते हुए इलेक्शन नहीं हो सकते। ये जो चुनतखीब हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये मुल्क नहीं चला सकते, अवामी मैंडेट इनके पास नहीं है और नया एक अबूरी सेटअप लाया जाए और उस अबूरी सेटअप के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो फिर करवाए जाएँ। तो ये क्लियर जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट ये हुई है जी कि आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो होने जा रहा है। अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो आगाज़ शुरू नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है आधे घंटे के अंदर अंदर ही जो इजलास है वो शुरू हो जाए। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उनकी सरबराही में ये इजलास होगा और इस इजलास में 10 जो जजेस हैं एडिशनल जजेस वो लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किए जाएंगे। इन 10 जजेस के लिए 49 यानी 49 जो लोग हैं उनकी फहरिस्त आई हुई है जुडिशल कमीशन में। इनमें 45 तो वकला हजरात हैं और 4 जो हैं वो सेशन जजेस हैं। इनके नामों के ऊपर गौर किया जाएगा और 10 एडिशनल जजेस तैनात किए जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में और उसकी आज ही मंजूरी दे दी जाएगी। 49 में से 10 जो तैनातियाँ हैं सेलेक्ट किए जाएंगे, गौर किया जाएगा और फिर उनकी जो तैनातियाँ हैं वो होंगी। फिर इसके बाद 10 तारीख को 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास दोबारा से होगा जिसमें जो है वो इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस लाए जा रहे हैं उनका फ़ैसला होगा कि कौन से 8 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनका नाम इस वक्त फेवरेट के तौर पर लिया जा रहा है कि वो बहुत फेवरेट है कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। तो इसमें फिर जस्टिस सरफराज रोगर जो हैं वो भी एक मामला खुला हुआ है कि उनको चीफ़ जस्टिस बना दिया जाएगा या जो है वो ऑब्जर्वेशन ये भी है कि हो सकता है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनको बना दिया जाए। अगर उनको बना दिया जाता है तो वो जो सारी इस वक्त कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जजेस के तबादले की या सीनियरिटी की वो और अदलिया के अंदर से इस मामले के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, वकला बॉडीज़ का जो प्रेशर आ रहा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो फिर काउंटर हो जाएंगी और कंट्रोवर्सी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और बहरहाल जो 5 जजेस हैं उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है सीनियरिटी के हवाले से और ये भी कहा हुआ है जी कि लाहौर हाई कोर्ट से जो 3 जजेस लाए गए हैं उन्होंने हल्फ नहीं लिया, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का ही हल्फ लिया है। तो जब तक वो हल्फ नहीं ले लेते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो तब तक तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकते और अगर वो हल्फ लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस दिन वो हल्फ लेंगे उस दिन से उनकी जो सीनियरिटी है उसका आगाज़ होगा और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ही सबसे फिर सीनियर होंगे। तो ये इस वक्त एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इसका फ़ैसला हतमी तो फिर 10 तारीख को ही होगा। देखते हैं 10 तारीख के इजलास में क्या होता है। बहरहाल एतजाज़ एहसन साहब जो सीनियर कानूनदान हैं उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा दावा किया और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से PCO जजेस थे जब मार्शल लॉ मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, PCO जजेस आए थे और जब फिर अदलिया बहाल हुई, इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया गया तो तमाम जो PCO जजेस थे उनको अदलिया से फिर निकलना पड़ा, उनको हटा दिया गया। तो इसी तरह से 26वीं तरमीम के बाद ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो जजेस आ रहे हैं तो इनको भी आप PCO जजेस के मुतबादिल तौर पर देखें और जब ये 26वीं तरमीम फारिग होगी तो ये जो सारे जजेस हैं जो 26वीं तरमीम के बाद लाए जा रहे हैं इन सारे जजेस को फिर अदलिया से हटा दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो इमरान खान साहब को भी मालूम है वो चल रहा है और इमरान खान साहब की सबसे पहले 26वीं तरमीम के हवाले से ही होगी। इसलिए की जा रही है या अदलिया के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है तो 26वीं तरमीम एक रिवर्स होनी है, उसके साथ ही सारे जो इक़दामात हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।